हेलो दोस्तों, कैसे हो। 10 दिन लगभग वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरी एक सर्जरी हुई थी 10 दिन पहले। हर्निया की सर्जरी थी, तो मैं लगभग बेड रिडन रहा 5-6 दिन। तो कुछ थोड़ा सा अब रिकवर हुआ हूँ, लेकिन अभी पूरी रिकवरी 4-5 हफ्ते अभी और लगेंगे। सो सर्जरी कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं होती, लेकिन करवानी पड़ती है। तो दोस्तों, वार की रोज़ नई सिचुएशंस पैदा हो रही हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो ईरान यूएस इज़राइल का वार है उसकी क्या स्थिति है, उसके क्या रिpercussions हो सकते हैं और कितनी देर ये वार चल सकता है, और उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर इंडिया की और अमेरिका की कैसा होने वाला है, इसके ऊपर कुछ हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों, वार की एवरीडे सिचुएशन में कोई ना कोई चेंज हो रहा है और लगता है कि वार अभी जल्दी बंद होने वाला नहीं। आज मैं देख रहा था कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भी इसमें छलांग लगा दी। उसने कहा कि हम यूएस और इज़राइल की तरफ से वो लड़ने के लिए तैयार हुआ कि गल्फ़ कंट्रीज़ में जहाँ पे भी ईरान के जो मिसाइल्स आ रहे हैं तो उनके ख़िलाफ़ वो अपने जो इक्विपमेंट्स हैं, एंटी मिसाइल इक्विपमेंट है, वो इस्तेमाल करके तो उनके रडार्स का इस्तेमाल करने के लिए गल्फ़ में, सऊदी अरेबिया में, यूएई, कतर वगैरह में, तो उसने अपनी ऑफ़र की है। तो इस वजह से अगर यूक्रेन एक इस तरफ से आता है और दूसरी तरफ से फिर रशिया जो यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है, तो रशिया ईरान के साथ सामने आ सकता है। तो ये दो युद्ध एक ही युद्ध में बदल जाएंगे। तो बातें तो बहुत सुनने में मिल रही हैं कि इधर बात चल रही है और युद्ध आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो हालात लग रहे हैं ना, एक तरफ तो ये पीस की बात कर रहे हैं कि बातचीत हो जाएगी, दूसरी तरफ ये धमकी भी दे रहा है हमारा बंदा कि हम ये कर देंगे, वहाँ कर देंगे, आपके पानी के सोर्सेज जो हैं सब ख़त्म कर देंगे, एनर्जी के सोर्सेज ख़त्म कर देंगे। तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी है और अगर एक दो देश और कूद गए बीच में तो लगता है कि हालात मुश्किल हो जाएंगे। और नेटो ने स्टैंड ले लिया है क्योंकि नेटो यूक्रेन के साथ थी, यूएस और यूक्रेन के साथ, लेकिन इस युद्ध में नेटो ने क्लियरली कह दिया है, इंग्लैंड, फ्रांस, इवन स्पेन, सब ने कह दिया है कि हम अमेरिका के साथ इस युद्ध में नहीं शामिल होंगे। तो अगर उनका पार्टनर ईरान के खिलाफ खड़ा हो जाएगा नेटो का, तो एक तरफ से तो नेटो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर उसकी सपोर्ट बंद करेंगे तो वो रशिया की फेवर में चले जाएगी बात। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। तो अब बात करते हैं अब इंडिया की इस सिचुएशन में क्या सिचुएशन है। इंडिया ने पहले दिन से ही साइड ले ली और जो दूरदर्शी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना, वो इतनी जल्दी हालात को देखते हैं, पहले इतनी जल्दी से फैसले नहीं करते। इन्होंने फैसला कर लिया कि हम इज़राइल के साथ खड़े हुए हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और युद्ध अमेरिका के खेमे में अपना डाल दिया। लेकिन तेल हमने लेना है ईरान से या रशिया से या सऊदी अरेबिया से, तो बड़ी मुश्किल स्थिति हो गई। अगर आपको याद हो, नेहरू जब थे प्राइम मिनिस्टर, तब उन्होंने कांग्रेस के पूरे टाइम में ही उन्होंने एक इन प्रिंसिपल फैसला किया था। नॉन अलाइन मूवमेंट एक चलाई थी इंडिया ने, NAM, नॉन अलाइन मूवमेंट, जो
मेरी उम्र के लोग हैं उनको पता होगा कि हम किसी भी खेमे में उस समय रशिया एक तरफ होता था और अमेरिका एक तरफ होता था, तो इनके बीच में कोल्ड वार चलता रहा कई साल तक। तो हिंदुस्तान सारे मुल्क कोई किसी के साथ, कोई एक के साथ, कोई एक के साथ, कोई इधर साथ, लेकिन इंडिया ने एक फ़ैसला लिया था कि हम सबसे दोस्ती रखना चाहते हैं। हम नॉन अलाइंड मूवमेंट इन्होंने शुरू की थी, उसमें काफ़ी सारे देश भी साथ में शामिल कर लिए थे कि हम किसी भी देश का साथ नहीं देंगे, ना रशिया का ना अमेरिका का। दोस्ती अमेरिका से भी रखेंगे, रशिया से भी रखेंगे। दैट वाज कूटनीतिज्ञता। चाणक्य नीति यही होती है कि जब दो लोग आपस में लड़ रहे हों और आपको दोनों से काम हो, उससे भी आपने काम लेना है, उससे भी काम लेना है, तो फिर एक की साइड ले लोगे तो दूसरे से काम नहीं निकलवा पाओगे। अब अगर इंडिया ने अमेरिका का साथ दे दिया है इस युद्ध में और रशिया अगर ओपनली ईरान के साथ आ जाता है, ना ईरान से हमें तेल मिलेगा और ना हमें रशिया से तेल नहीं मिलेगा, तो हमने ऑलरेडी एक साइड ले ली। तो सबसे बेहतर ये होता है कि आप न्यूट्रल रहें। न्यूट्रल देश जो रहते हैं ना, उनकी बहुत इज्जत होती है, दोनों ग्रुप उसकी इज्जत करते हैं, क्योंकि आप थाली के बैंगन नहीं हैं कि कभी इधर हो गए कभी उधर हो गए। आपका अपना एक वजूद है, आप एक 150 करोड़ की आबादी का एक मुल्क हो और अपने आप को किसी भी पाले में मत डालो। हमारा खुद का पाला है, हम खुद से इतने पावरफुल हैं कि हमें किसी भी खेमे में जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन कमज़ोर जो देश होते हैं ना, वो किसी ना किसी साइड पे झुक जाते हैं। तो हमने एक कमज़ोरी दिखाई है इंडिया ने, जो एक तरफ हम झुक गए। और एक बात और, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही इजराइल के साथ है, लेकिन जितना मैं सोशल मीडिया को देखता हूँ, इंडिया के लोगों की सिंपैथी ईरान के साथ है। क्योंकि इस युद्ध में अगर सोचा जाए न्यूट्रल तरीके से, तो इजराइल और अमेरिका मिलके ईरान के साथ धक्का कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि इनका एक तो मुकाबला नहीं है। एक वहाँ पे नजायज़ बच्चे और स्कूल में कभी बम फेंकना, और ईरान कुछ कह तो नहीं रहा था अमेरिका को, कुछ अमेरिका का ईरान से तो पंगा था भी नहीं। तो दुनिया पूरी की सिंपैथी जो है ना, ज़्यादातर ईरान के साथ है। इवन मैं यूनाइटेड अरब अमीराट्स में मेरे जो लोग हैं उनसे मैं बात करता हूँ, हालांकि उनके ऊपर ईरान बम फेंक रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग जो है ना, उनकी सिंपैथी ईरान के साथ है कि अमेरिका ने ये सारा जो बदमाशी शुरू करी है, तो ईरान इनोसेंट है, ईरान के साथ धक्का हो रहा है। तो इंडिया ने साइड जो है ना ले ली किसके साथ? धक्का करने वाले के साथ, जुल्म करने वाले के साथ। जबकि हमारी न्यूट्रल रहते तो बहुत बेहतर थी। मैं नहीं कहता कि ईरान का भी ओपनली साथ दे तो अमेरिका से दुश्मनी मोल ले लेते। अगर आप न्यूट्रल रहते, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दे देते कि भैया हम तो शांति के साथ हैं, ईरान भी हमारा दोस्त है, इजराइल भी हमारा दोस्त है, अमेरिका भी हमारा दोस्त है, तो इस तरह से बात चलाई जा सकती थी। लेकिन एनीवे, चलो वो पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं गवर्नमेंट्स के। गलती तो फॉरेन पॉलिसी की गलती मैं पिछले 4-6 महीने से, जब से मैं बोलना शुरू किया, वीडियोस बनानी शुरू की हैं इस पॉलिटिकल इशू के बारे में, तो मैंने कहा कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी गलत रास्ते पे जा रही है। और अब ये कहता हूँ कि इंडिया की भी और अमेरिका की, दोनों की पॉलिसीज़, मेरे दो ही देश हैं, एक अमेरिका एक इंडिया, दोनों की फॉरेन पॉलिसीज़ जो है ना वो गलत है, रॉन्ग है। अमेरिका ने की फॉरेन पॉलिसी इतनी बुरी है इस समय कि पूरी दुनिया को इन्होंने अपना दुश्मन बना लिया, नाजायज करके, एक बंदे के कारण। अमेरिका की फिर भी लोग इज्जत करते थे लेकिन इस प्रेसिडेंट ने पूरे दुनिया में थू थू अमेरिका की करवा दी। और हमारे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने भी यही किया कि उसने फॉरेन पॉलिसी इतनी गलत अपनाई कि चलो लंबी बात उस तरफ नहीं जाते, हम इकोनॉमी की तरफ आते हैं, फाइनेंशियल्स की तरफ आते हैं और स्टॉक मार्केट की तरफ आते हैं। देखो इंडिया को प्रॉब्लम क्या है, पहले इंडिया से शुरू करते हैं। इंडिया की स्टॉक मार्केट बाकियों के मुकाबले में ज़्यादा गिरी। तो मैंने, अगर याद हो मेरी जो वीडियो देखते हैं उनको, एक बार मैंने कहा था, एक बार क्या कई बार कहा था कि जब दुनिया की मार्केट्स ऊपर गई तो इंडिया की मार्केट ऊपर नहीं गई। ध्यान से सुनना इस बात को, जब दुनिया की मार्केट्स ऊपर जा रही थी ऑल टाइम हाई, तो इंडिया की मार्केट ऊपर नहीं जा रही थी। तब मैंने कहा था कि जब दुनिया की मार्केट्स नीचे गई तो इंडिया की मार्केट उनके मुकाबले, उनके साथ
उनसे भी तेज़ी से नीचे जाएगी। और वही हुआ तो हमारी इंडिया की मार्केट्स ज़्यादा तेज़ी से नीचे जा रही है, ऊपर नहीं गई उनके साथ, और अब उनकी सिंपैथी में नीचे जा रही हैं, क्योंकि इंडिया इज़ एन अफेक्टेड कंट्री। इंडिया को कैसे इफेक्ट हो रहा है ये वार? हालांकि इंडिया इस वार में शामिल भी नहीं है, लेकिन फिर भी अफेक्ट इंडिया काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। उसकी वजह है कि हम तेल के लिए आत्मनिर्भर नहीं हैं। तो तेल हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उस तेल के चक्कर में तेल का भाव एक तो बढ़ गया, एक शॉर्टेज हो गई गैस की, तेल की, और उसके कारण हमारा रुपया जो है वो गिर गया। ठीक है ना? अच्छा, रुपया गिरा, उससे तेल हमें और महंगा, क्योंकि डॉलर टर्म में तेल खरीदना होता है। तो ये एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं हम कि तेल बढ़ा, हमें और डॉलर्स की ज़रूरत पड़ी। तो जब और डॉलर्स की ज़रूरत पड़ी, उधर से रुपया गिरा तो तेल और बढ़ा, हमें और डॉलर्स की ज़रूरत पड़ी, तो फिर रुपया और गिरा। तो इस तरह से एक विशियस साइकिल में फंस गया इंडिया रुपीज़। तो इंडिया रुपीज़ वेरी वीकनिंग, $95 के आसपास आज भाव था। तो और जबकि आरबीआई ने कल यानी कि 29 तारीख को 30 तारीख को इंडिया में आरबीआई ने बैंकों के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाई कि 100 मिलियन से ज़्यादा डॉलर्स के ज़्यादा आप अपने बैलेंस शीट में नहीं रख सकते। तो इट वाज ए बिग थिंग कि रुपी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बहुत बड़ी मूव थी ये, और उसका इम्पैक्ट बस 2 घंटे 3 घंटे रहा। 93 रुपये 40 पैसे के आसपास रुपया मैंने देखा मार्केट खुलते ही, उसके बाद फिर 95 को करीब टच हो गया। तो इतनी बड़ी पॉलिसी भी, इट शोज़ के इंडियन रुपी इज़ वेरी वीक राइट नाउ। अच्छा, इंडियन रुपी वीक है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया की फेवर में नहीं है, और तेल की प्रॉब्लम। चौथी बात यह है दोस्तों कि इंडिया की मार्केट पहले से ही फ्रेजाइल थी। फाइनेंशियल सिस्टम में दरारें नज़र आ रही हैं। जिस कंट्री की फाइनेंशियल मार्केट डगमगा जाती है ना, तो ये एक खतरे की तरफ इशारा करती है। अगर आपको याद हो, 2008 में अमेरिका में बहुत बड़ा दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो इंडिया के बैंकिंग सिस्टम रॉक सॉलिड, कोई प्रॉब्लम इंडिया को नहीं हुई थी। लेकिन अब लगता है कि जो अगर फाइनेंशियल क्राइसिस अगला आने वाला है, अगर आया तो युद्ध के कारण, तो इंडिया विल बी वेरी वीक ऑन फाइनेंशियल्स। तो HDFC का आपने देखा, तो खैर उस स्टॉक के बारे में तो मेरे ओपिनियंस ये हैं कि HDFC को लेना चाहिए। जब भी नीचे जाए, जो भी डिप आए, उसने रिकवर करना है, सारा पैसा एक साथ नहीं। वो खैर जब मैं इंडिया की स्ट्रेटजी के ऊपर बात करूंगा तो मैं बताता हूँ कि कैसे करना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल हम इंडिया की बात कर रहे हैं कि 3 बड़ी बातें इंडिया के अगेंस्ट जा रही हैं। पेट्रोल प्राइसेस, आपका रुपी डिवैल्यूएशन, और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में इंडिया की सिचुएशन कैसी है, उसका इम्पैक्ट बहुत पड़ रहा है। क्योंकि अब आने वाले वक्त में अगर और कोई देश कूदते हैं इस युद्ध में, अगर रशिया कूद जाता है, तो रशिया इंडिया का काफ़ी एलाई है। इंडिया के पास बहुत सारी रशिया की जो डिफेंस की इक्विपमेंट्स हैं, उसमें रशिया का काफ़ी माल इंडिया में है हमारी डिफेंस फोर्सेस के साथ। तो हमें कॉन्टीन्यूसली रशिया से सपोर्ट लेनी पड़ती है। तो अगर रशिया हमारे सामने आ जाता है, तो हमें ऑलरेडी साइड ले रखी है हमने अमेरिका की, इजराइल की, तो हम रशिया के आमने सामने खड़े हो जाएंगे। और इस तरह से ये सिचुएशन जो है ना, बहुत अच्छी नहीं है। इंडिया की मार्केट को, सिचुएशन को और ख़राब कर रही है। लेकिन ऑल सेड एंड डन, जिस तरह से इंडिया की मार्केट गिरी है काफ़ी तेज़ी से, तो अब एक टेक्निकल बाउंस बनता है। युद्ध फ्रंट पे भी कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ आज नहीं तो कल आने वाला है। कोई ना कोई, देखो इतना नेगेटिव हो जाए, और मार्केट्स भी काफ़ी गिर चुकी हैं, तो एक शॉर्ट रैली इंडिया की मार्केट में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब कल तो मार्केट बंद है शायद 31 तारीख को इंडिया में,
और जब खुलेगी 1 तारीख को तो एक तो नया जो है वो फ्यूचर्स के नई सीरीज़ शुरू हो जाती है नेक्स्ट मंथ की, तो उसमें नई पोजीशंस में अब जो सेलर है ना, शॉर्ट सेलर्स हैं, वो भी थोड़ा सा कमा चुके हैं काफ़ी सारा पैसा, और थोड़ा सा वो भी सांस लेंगे, क्योंकि एक मार्केट 25-26 हज़ार से उन्होंने 22,400-500 के आसपास लगा दी, तो उनको भी शॉर्ट करते हुए थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, थोड़ा डर लगे, इतनी दिलेरी से नहीं शॉर्ट कर सकते वो। तो एक बार बाउंस बैक इंडिया की मार्केट में बनता है, नो गारंटी, बट मेरे को लगता है कि मार्केट में एक बाउंस बनता है, और वो बाउंस परमानेंट तो नहीं होगा, ये पक्का है, लेकिन उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी नोबडी कैन टेल। हो सकता है एक दिन का ही बाउंस आए, हो सकता है अगर न्यूज़ कोई अच्छा आ जाए तो 2-3 दिन भी चल सकता है वो बाउंस। उस बाउंस को कैसे खेलना चाहिए इंडिया के लोगों को, जो ट्रेडर्स हैं खास करके। दोस्तों, अपने पोर्टफोलियोज़ को देखो, उसमें जो कमज़ोर शेयर हैं, जब मार्केट में बाउंस आता है तो सभी ऊपर जाएंगे, तो कमज़ोर शेयरों में से निकलने का एक मौका होगा। मार्केट हमेशा निकलने का मौका देती है। सॉलिड, अच्छे सॉलिड शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखो, अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा साफ कर दो, ठीक है ना, उसकी सफाई का आपको मौका मिलेगा इस रैली में, जो शॉर्ट रैली आने की उम्मीद है। और इवेंचुअली मार्केट क्यों चलती है? आप सोचो कि रैली आ जाएगी, युद्ध भी ख़त्म हो गया सपोज़, और इंडिया की मार्केट छलांगे लगाने लग जाएगी, क्यों? कारण तो चाहिए ना मार्केट को छलांगे लगाने वाला। तो इंडिया की मार्केट बेसिकली फंडामेंटली वीक है। मैं बहुत देर से ये बात कह रहा हूँ कि इंडिया की मार्केट फंडामेंटली वीक है, कोई ट्रिगर नहीं है, कोई ईंधन नहीं है ऊपर जाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, जैसे ना इंडिया में अक्सर एक ट्रेंड है कि हम ना सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, लक्षण जो होते हैं, लक्षण को ट्रीट करते हैं, हम रूट काज की तरफ नहीं जाते। मार्केट गिरी है जी, FIIs को ब्लेम करो, या मार्केट में लिक्विडिटी छोड़ दो, थोड़ी सी पैसा और सिप और करने लग जाओ। भैया, पैसे से मार्केट ऊपर नहीं जा सकती अनलेस और अनटिल उसमें सक्सेस स्टोरी हो। तो आप पैरासीटामोल दे के किसी बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। इंडिया में तो यही है कि पैरासीटामोल हो, हर बीमारी का इलाज पैरासीटामोल माना जाता है। दर्द है सिर में, पैरासीटामोल खा लो, बुखार है, पैरासीटामोल खा लो। भैया, बुखार क्यों होता है? सोचा कभी? बुखार, अब जो लोग मेडिकल फील्ड से कनेक्टेड हैं उनको पता होगा कि बुखार क्यों होता है, क्योंकि बॉडी में इन्फेक्शन है। तो बुखार एक लक्षण है, वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का, बताने के लिए कि भैया बॉडी में कुछ गड़बड़ है, उसका टेक केयर करो। तो हम क्या करते हैं, उसका सिम्टम जो है बुखार, उसकी दवाई पैरासीटामोल खाई और एंटीबायोटिक नहीं खाया। एंटीबायोटिक ने बैक्टीरिया खत्म करना है, इन्फेक्शन खत्म करनी है। तो पैरासीटामोल वाले हल जो है ना, वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, तो बीमारी फिर से खड़ी हो जाती है हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। तो इंडिया की मार्केट का जो बेसिक मुद्दा है ना, बेसिक मुद्दा ये है कि हमने रिफॉर्म्स नहीं किए, रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट नहीं करी, ग्रोइंग जो एरियाज टेक्नोलॉजी में है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने रिसर्च की तरफ नहीं ध्यान दिया। जो इन्वेस्टमेंट्स हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी के ऊपर जो हमें करनी चाहिए, या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमें करनी चाहिए, वो हमने नहीं करी। इंडिया में जायंट्स कंपनियां नहीं बनी जो कि दुनिया में अपना प्रोडक्ट्स बेचें। तो ये जो बेसिक्स है ना, बेसिक्स इंडिया ने पूरे नहीं किए। तो हमने लक्षण को टेक केयर कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो कारण होता है बीमारी का, जब तक वो सोल्व नहीं होगा तब तक इंडिया की मार्केट नहीं चलेगी। अच्छा, अब खैर आई एम नॉट अ पॉलिसी मेकर कि मैं पॉलिसी बना दूं इंडिया को कैसे रिफॉर्म्स करने चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, वो मेरा विषय नहीं है, और मैं माइक्रो के ऊपर कोई एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। हम जो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उस हिसाब से बताते हैं कि किसी भी देश की इकॉनमी किन चीज़ों के ऊपर राइज करती है।
और उसकी वजह से उसके स्टॉक्स जो हैं ऊपर जाते हैं। अब एफआईआई को हम कहते हैं ये निकल गए इसलिए स्टॉक के भाव गिरे। अब मुझे ये बताओ कि इंडिया की मार्केट का कोई स्टॉक एफआईआई ने बेचा हो, एफआईआई ने अब बेचा हो और 6 महीने के बाद उसके प्रॉफिट्स डबल हो गए हो उस कंपनी के, कोई एग्जांपल मुझे बता दो। क्यों बेचेंगे एफआईआई? आप किसी दुकान में हिस्सेदारी है आपकी, वो दुकान अच्छे से चल रही है, आप उसके पार्टनर हो 50%, वो दुकान बहुत अच्छे से बिजनेस कर रही है, तो आप उसमें से अपना हिस्सा क्यों निकालोगे? अच्छा, निकालोगे तब कि आपको पता होगा कि भैया ये यहाँ पे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे नहीं हैं या अगले साल इसके प्रॉफिट्स नहीं आने, तभी आप उसमें से हिस्सा निकालोगे ना। तो वही है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं या एफआईआईज हैं, उनको तो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स और प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग चाहिए, वहाँ पे वो इन्वेस्ट करते हैं, चाहे उसका भाव डबल ही क्यों ना देना पड़ जाए। जब उनको वीकनेस लगेगी, फंडामेंटल्स कमज़ोर लगेंगे, तो उसमें से वो निकलेंगे। फिर मैं रिपीट करता हूँ, कोई एफआईआई का स्टॉक बता दो जो उन्होंने इंडिया में बेचा हो और उससे अगले साल या 6 महीने बाद उस कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स डबल दिखा दिए हों या 1.5 गुना दिखा दिए हों, बहुत अच्छी ग्रोथ कर दी हो। ऐसा कोई एग्जांपल नहीं मिलेगा। वो बेचते हैं, स्टॉक नीचे जाता है और उसके बाद 6 महीने के बाद रिजल्ट आते हैं, उनके रिजल्ट गंदे आते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि उनको पहले से एंटीसिपेट कर लेते हैं। तो इंडिया पूरी मार्केट को वो क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि आने वाले वक्त में, अब इंडिया की गवर्नमेंट ने भी तो अपनी जीडीपी की प्रोजेक्शंस नीचे कर दी कल, तभी मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरी। तो क्या उनको पहले से उन्होंने कैलकुलेशन कर रखी होती है? तो इसलिए किसी भी मार्केट को चलने के लिए फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होने ज़रूरी होते हैं। टेक्निकली, जैसे अब मैं बता रहा हूँ कि बाउंस बैक होना है, तो ये बाउंस बैक टेक्निकली होना है, फंडामेंटल के बेसिस पे नहीं हो रहा, क्योंकि ओवरसोल्ड हो जाती है। और एक बार इसका डेड कैट बाउंस इसे कहते हैं, ज़रूर बाउंस, ऐसा टेक्निकल बाउंस आता है, निकलने का मौका होता है। तो ओवरऑल इंडिया की मार्केट नहीं तो अच्छा, इसका क्या क्या मतलब कि हम इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट ही ना करें? हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। कंपनियां ये रियलाइज़ करेंगी कि भैया अगर हम रिसर्च की तरफ इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, या इंडिया गवर्नमेंट भी ये सोचेगी कि हम अगर इनोवेशन की तरफ नहीं इन्वेस्ट करते हैं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो या तो फिर इंडिया बिल्कुल पीछे रह जाएगा, अगर ये नहीं रियलाइज़ करते, अपनी गलती को नहीं सुधारते, तो फिर तो बहुत पीछे रह जाएगा, क्योंकि दुनिया बड़ी तेज़ी से टेक्नोलॉजी में ऊपर आगे जा रही है। अगर इंडिया को उनके साथ, वर्ल्ड की इकॉनमी के साथ, दुनिया की चौथे नंबर की इकॉनमी बन चुका है, उसके बाद अगर तीसरे पे आना है और चाइना से कम्पीट कर रहा है दूसरे नंबर के लिए, तो दे हैव टू कम अप विद समथिंग स्ट्रेटेजिक, समथिंग इनोवेटिव, ताकि ग्रोथ इंडिया की आए और नए एरियाज़ में दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करो। और तब तक हमारे इंडिया के लोगों के लिए क्या है कि डोमेस्टिक कंजप्शंस वाले जो शेयर है ना, वो सेफ बेट हैं आपके लिए सबसे ज़्यादा। तो जिनकी कंजप्शन सिर्फ डोमेस्टिक, क्योंकि इंडिया की 150 करोड़ आबादी है, सबने तो भूखे नहीं रहना, उन्होंने चीज़ें भी खरीदनी हैं, कारें भी खरीदनी हैं, ऑटो इंडस्ट्री हो गई या आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो भी है, कंजप्शन डोमेस्टिक होती है, उन कंपनियों में फिर भी ठीक रहेगा, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। तो डोमेस्टिक कंजप्शन के जो लोग कंपनियां एक्सपोर्ट करती हैं या जो कंपनियां टेक्नोलॉजी को बाहर की दुनिया में, आईटी हो गई, या उनमें इनोवेशन नहीं आएगी, तो लॉन्ग टर्म पे इंडिया को एडवांटेज जो पिछले 20-25 साल में मिला था ना आईटी का, तो वो आईटी का अब काम ख़त्म होता जा रहा है। वरना ये लीडर थे, टीसीएस, आपका विप्रो और इन्फोसिस, ये दुनिया की टॉप कंपनीज थी आईटी की। अब इन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, रिसर्च में इन्वेस्टमेंट नहीं करी, एआई में इन्वेस्टमेंट नहीं करी, तो अब ये कमज़ोरी में। चलो एनीवे, तो अगर रैली आती है तो प्रॉफिटेबल स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखो और बुरे स्टॉक्स को निकाल दो, पोर्टफोलियो को थोड़ा सा सुर्खी बिंदी लगा के अच्छा सा बना लो, ये मौका मिलेगा इस रैली में। और एसआईपी मत छोड़ो,
देखो, कमज़ोर मार्केट को खेलने का तरीका यही होता है कि लमसम सारा पैसा इन्वेस्टमेंट करो, कहीं से 10 लाख रुपए की कमेटी उठाई या कहीं से पैसा मिला और स्टॉक मार्केट में झोंक दिया, मार्केट 2000 पॉइंट नीचे आई, आपका नुकसान हो गया। ऐसे नहीं, आपने इंडिया के मार्केट को खेलने का तरीका यही है। देखो 2, 4, 5 साल के बाद इंडिया की मार्केट एक बार तो उठनी है, तो आप तब तक के लिए बने रहो मार्केट में। हर महीने की 1 तारीख तय कर लो, मैंने पहले भी कहा था, हर महीने की 1 तारीख अगर आपके पास 100 रुपया है उसमें से 10 रुपया इन्वेस्ट करो, फिर अगले महीने की 1 तारीख 10 रुपया इन्वेस्ट करो। जो सेविंग है आपकी, अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें से कुछ पैसा बचता है, उसको हर महीने इन्वेस्ट करते रहो। HDFC जैसे बैंक कभी ख़त्म नहीं होंगे, तो इन्होंने तो एक बार फिर ऊपर आना है, तो आप इनमें कोई और अच्छे शेयर जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, एक कहावत है कि बुरे शेयर की बैड न्यूज़ हो तो उसे खरीदो, और अच्छे शेयर की बैड न्यूज़ आ जाए तो उसको खरीदो, और बुरे शेयर की गुड न्यूज़ आ जाए तो उसको निकल जाओ। कई शेयर होते हैं बुरे, लेकिन अच्छा कोई न्यूज़ आ गया तो ऊपर चले गए, निकलो उसमें से। और कोई अच्छा शेयर उसकी बैड न्यूज़ आ गई तो उसे खरीदो, उस डिप को खरीदो, क्योंकि इवेंचुअली वो दोबारा से अपनी वर्थ पे आ जाएगा। तो 5 साल के बाद अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप फ़ायदे में रहोगे। इस तरह से इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा आप हर महीने इन्वेस्ट करते रहो, और मार्केट से निकलने का काम नहीं। निकलोगे तो फिर जो, अगर अपने आप निचले लेवल्स पे निकल रहे हो तो फिर तो आप कभी भी पैसा वापस नहीं ले सकते। अमेरिका की मार्केट की जहाँ तक बात है, अमेरिका की मार्केट में हमें जो है ना, पेट्रोल की जो प्रॉब्लम जैसे इंडिया जैसी कंट्री को है या पाकिस्तान जैसी कंट्री को है, अमेरिका को गैस की या पेट्रोल की ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इंटरप्शन एक तो नहीं हुई, किसी भी पंप पे कभी पेट्रोल की शॉर्टेज यहाँ पे नहीं हुई, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। कनाडा से रिफाइन होकर आता है तेल, तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम तेल की नहीं है। तो भाव भी जो बढ़ा है, कितना भाव बढ़ गया, हमारे यहाँ इतना फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क लोगों को पेट्रोल का यहाँ पे अमेरिका में नहीं पड़ता। साइकोलॉजिकल ज़रूर पड़ता है कि जी पंप पे, अच्छा मैं इंडिया की एक वीडियो देख रहा था, और जी 5 से 11 डॉलर का हो गया, ये आज भी 4 डॉलर कुछ सेंट का, 5 सेंट 10 सेंट, 4 डॉलर 10 सेंट का पेट्रोल डलवाया मैंने आज भी। तो ऐसा नहीं है कि 11 डॉलर हो गया, 12 डॉलर का गैलन हो गया, ऐसा नहीं है। यूरोप में महंगा हुआ, ऑस्ट्रेलिया में महंगा हुआ, कनाडा में महंगा हुआ, और इंडिया पाकिस्तान वगैरह में भी महंगा हुआ। तो उनको इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि उनकी टोटल इनकम का जो हिस्सा है ना पेट्रोल की तरफ जाता है, तो वो काफ़ी सब्सटेंशियल बन जाता है। अब आदमी एक अगर 50, 60, 70 हज़ार रुपया कमाता, महीने का तनख्वाह लेता है 50,000, उसका टैंक कार का फुल करवाते वक्त अगर उसका 6,000 या 7,000 रुपये की टैंक भरता है, तो उसका कितना, लगभग 10% से ज़्यादा एक बार टैंक फुल कराने का हो गया। और अगर मैं देखूं तो मेरा 40 डॉलर की गैस से टैंक मेरा फुल होता है, 40 डॉलर से। अगर मैं 10,000 डॉलर कमाता हूं तो 40 डॉलर कितना परसेंटेज बन गया, आप अंदाज़ा लगा लो। तो हमारे यहाँ इतना बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए अमेरिका को पेट्रोल से इकॉनमी को साइकोलॉजिकल फ़र्क पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ये नहीं कहूँगा कि नहीं पड़ता, लेकिन बहुत कम पड़ता है। अमेरिका की प्रॉब्लम इस समय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपेक्स। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनी है ना, मैक 7, वो जो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है उन्होंने, या कर रही हैं, या करने के लिए तैयार हैं, वो प्रॉब्लम है कि भैया इतना पैसा आप लगा रहे हो। जैसे अमेज़न है, $200 बिलियन वो इस साल उनका 2026 का बजट है, उन्होंने खर्च करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इन्वेस्टमेंट करनी है, डाटा सेंटर्स बनने हैं। तो ये है कि 200 बिलियन आप इस साल लगा रहे हो, अगले साल भी लगाओगे 200 बिलियन, तो इतना रिटर्न आएगा भी क्या? इतना तो प्रॉफिट भी नहीं है साल का। तो ये मार्केट में इस युद्ध से पहले से ही प्रॉब्लम चल रही थी। लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इज इट वर्थ इट। जैसे मेटा शेयर 800 से अभी 520-30 डॉलर आ गया, क्योंकि इसने जितना प्रॉफिट है उससे भी ज़्यादा साल का कैपेक्स पे खर्च कर। एक तरफ तो इंडिया प्रॉफिट का 5% भी नहीं खर्च करने को तैयार रिसर्च पे, ठीक है ना, या डेवलपमेंट पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। और इस तरफ ये कंपनी है कि प्रॉफिट का 100% भी नहीं, 120% खर्च कर रही हैं इस पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो कितना कंट्रास्ट है, इसके बीच का रास्ता होना चाहिए। हमारी मार्केट तब गिर रही है अमेरिका की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च कर रहे हैं। इंडिया की मार्केट तब कर रही है कि वो बिल्कुल नहीं खर्च कर रहे। तो मिडल में होना चाहिए
के रीजनेबल। तो एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ थी कैपेक्स की। और तीसरा प्रॉब्लम जो है ना, प्राइवेट जो फाइनेंशियल मार्केट है, प्राइवेट, एक तो ना बैंकिंग सिस्टम में एक प्राइवेट मार्केट बहुत बड़ी चलती है, हेज फंड्स वगैरह चलाते हैं, तो उनमें प्रॉब्लम चल रही है। तो उससे लिक्विडिटी, जो प्राइवेट लिक्विडिटी है ना, उसकी इश्यूज सरफेस हो रहे हैं। तो अगर वो प्रॉब्लम बढ़ गई तो इस युद्ध के कारण थोड़ी वो और बड़ी नजर आने लग जाती हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इन दो प्रॉब्लम्स के अलावा, एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कैपेक्स, एक थोड़ी प्राइवेट फंड्स में, तीसरी प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है उसका हल भी नहीं है अभी, वो है मिस्टर ट्रंप। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, बाकी तो सब कुछ का हल होता है, लेकिन इस बंदे का तो हल कोई नहीं। ये तो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स कहते हैं, अपने आप पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम है। अच्छा भला सब कुछ चल रहा था, मार्केट भी चल रही थी। अब रेटिंग इस भाई साहब की देख लो। अमेरिका में 93% लोग, कल मैंने एक सर्वे पढ़ा, शायद CNN ने किया था, 93% अमेरिका के लोग ये समझते हैं कि इस साल के एंड में, जो नवंबर में इलेक्शंस आने हैं हमारी कांग्रेस के, उसमें ट्रंप की पार्टी हारेगी, डेमोक्रेट जीतेंगे। तो ट्रंप साहब के इतने डिसीजंस अनपॉपुलर हो रहे हैं अमेरिका में। आज मैं अपने दोस्तों के साथ लंच पे गया हुआ था, तो जितने हमारे लोग थे वहाँ पे 100%, एक भी आदमी ट्रंप की फेवर में नहीं था, सारे के सारे ट्रंप के खिलाफ थे। कुछ बहुत सख्त खिलाफ थे, कुछ खिलाफ थे। तो मैं ज़्यादा खिलाफ वालों में आता हूँ। तो ये बंदा एक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम अभी 3 साल और है। अब भुगतो, वोट दी है, इसको बनाया है तो भुगतो। गलती भी तो आप ही ने करी है। तो अभी भी इसके हार्डकोर सपोर्टर हैं यहाँ पे, 15% हो, 20% हो, 25% हो, पता नहीं, लेकिन युद्ध के खिलाफ हैं लोग। कोई युद्ध नहीं चाहता। इनोसेंट लोगों की लाशें, बच्चियों की स्कूलों में लाशें कोई भी नहीं देखना चाहता, कोई भी नहीं। और हमारा युद्ध है भी नहीं, ईरान ने हमारे साथ पंगा लिया भी नहीं, ईरान का हमारे साथ कोई फड्डा है भी नहीं, किसी और का फड्डा है, इजराइल का, और हमने उसे गले लगा लिया। और हमारे यहाँ पे लोग खुश नहीं हैं। एक तो वार से खुश नहीं, दूसरा इसकी जो बातें हैं, स्टेटमेंट्स हैं, झूठ है, उनसे लोग परेशान हैं। तीसरा, डिग्निटी कोई नहीं है, कोई ग्रेस नहीं है। एक राष्ट्रपति भवन की, जो व्हाइट हाउस की मर्यादा होती है, चलो आप अंदर से जो भी करते हो, लेकिन थोड़ी बोलना चलना या बात करनी, मैं है ना। तो इतना बुरा लगता है पूरी दुनिया में। हम इस समय अमेरिका को लोग हेट कर रहे हैं। एक्चुअली अमेरिका को नहीं कर रहे, प्रेसिडेंट को कर रहे हैं, उसकी पॉलिसीज को कर रहे हैं। अमेरिका के लोग ऐसे नहीं हैं। अमेरिका के अच्छे लोग हैं, जैसे मेरे दोस्त हैं, मेरे ग्रुप में 50-60 दोस्त हैं, तो बहुत रीजनेबल, बड़े नाइस पीपल हैं, सारे वाइट अमेरिकन पीपल हैं मेरे दोस्त। तो उनसे बात करके सबसे ऐसा नहीं लगता कि लोग यहाँ हेट करने के काबिल हैं। तो इस बंदे ने अमेरिका की रेपुटेशन पूरी दुनिया में ख़राब करवा दी। और अब भगवान ही इसका हल करे। या तो नवंबर में कांग्रेस अगर इसके हाथ से चली जाती है, कांग्रेस डेमोक्रेट्स के पास आ जाती है, तो इसको कुछ, इसके ऊपर रोकथाम लग सकती है कोई थोड़ी बहुत, या इसको इम्पीच कर सकते हैं, या कुछ ऐसा हो सकता है। तो आई डोंट नो कब होगा, कैसा होगा, लेकिन अभी तो इसके 3 साल पड़े हैं भैया। अभी तो दूसरे साल की शुरुआत हुई है। तो ये हमारे मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, और अनपॉपुलर है बहुत। अब कब इसके जो समझाने वाले हैं, राइट लेफ्ट पीपल साइड पे जो बैठते हैं, वो इसको समझा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर दिया। जैसे
मैंने ऐसे होता है कि राजे महाराजे हमारे होते थे, उनके जो सेनापति होते थे, राजा जी की जय जय, राजा की जय, तो वो गलत कर दे, बुरा कर दे, आप तो महान हो, आप तो महान हो, उसके कसीदे पढ़ते थे उसकी तारीफ में। तो ऐसा ही इसके आसपास बंदे हैं जो साथ में जितने भी है साइड के, ओ ट्रम्प साहब आप तो कमाल कर दिया, आपने तो फटे चुक दिए, अब तो आपको ईरान का वार। अब भैया असलियत पता है कि ईरान के साथ जो पंगा लिया है वो गलत पंगा लिया है। एक तो लिया ही गलत है, दूसरा ईरान को जितना कमज़ोर समझा था उतना कमज़ोर वो निकला नहीं। उसके लोगों ने रेजिलियंस दिखाई, उसके लोगों ने पावर दिखाई। तो ये एक स्ट्रेटजिकली एक गलत वार में हम घुस गए, तो उसका खुमियाजा तो लोगों को भुगतना पड़ेगा ना। तो स्टॉक मार्केट अमेरिका की बहुत फ्रेजाइल है। आज मार्केट 30 तारीख को, मंडे को जो मार्केट थी, आज काफ़ी कमज़ोर, इंडेक्स बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरा, लेकिन स्टॉक्स जो हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स ब्लीड कर रहे थे, आधे आधे रह गए हैं स्टॉक्स। तो हमें भी फ़र्क पड़ता है, सारों को फ़र्क पड़ता है। होप बेटर सेंस प्रिवेल्स और ये युद्ध ख़त्म हो तो टेम्परेरी रिलीफ मिले और थोड़ी बहुत मार्केट में रैली आए, तो जो अच्छी कंपनियां हैं वो अपना काम करके शेयर प्राइस उनके ऊपर जाएं, और जो बुरी कंपनियां हैं उनको तो पुनिश करती है मार्केट। ठीक है दोस्तों, इजाज़त लेता हूँ।